चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों मैं आपको 5 नियम कराऊंगा। ये नियम यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ये नियम यूपी बोर्ड में हर साल लगातार 10 सालों से रिपीट किए जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको यही नहीं पता होगा कि वे कौन से नियम है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, वे कौन से क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या लगभग 10 सालों से लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे, आप उन नियम्स को छोड़ देंगे। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की स्पेशल सीरीज लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट नियम कराऊंगा फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड के। दोस्तों अगर आपने ये नियम बहुत अच्छे तरीके से कर लिए तो आपको यूपी बोर्ड 2025 यानी 6 मार्च को धमाल मचाने से फिजिक्स में कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। दोस्तों अगर आपको यही नहीं पता कि यूपी बोर्ड का पैटर्न क्या है, यूपी बोर्ड कैसे पेपर बनाता है, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो यूपी बोर्ड जो है वो अनसोल्ड पेपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो मेरे पास अनसोल्ड पेपर है, मैंने जो उनका अध्ययन किया तब जाकर मुझे एक बात पता लगी कि जो यूपी बोर्ड है वो 95% जो पेपर है वो पिछले कुछ सालों में आए हुए क्वेश्चन से ही रिपीट करता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने तैयारी कराई है। फिजिक्स के जो केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप जाकर जल्दी जल्दी देख सकते हैं, अपलोड कर दिए है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो 5 नियम है मैं करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा जिससे आप बिना उन्हें रटे याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या है 10 साल से लगातार आने वाले प्रश्न यूपी बोर्ड 2025 फिजिक्स क्लास 12, बस ये नियम पढ़ लो, 6 मार्च धमाल। चलिए दोस्तों करते हैं धमाल मचाने की तैयारी। चलिए दोस्तों मॉडल बुक से आपने बहुत पढ़ लिया होगा, ठीक है, रट लिया होगा, तो रटने की इससे जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप इसे समझेंगे कि कैसा आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास किरचॉफ के नियम, कौन सा सन में आया पहले ये देखेंगे। 2016, 17, 19, 20, 22, 23, 2023 यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। 24 छूटा, क्या हुआ 24 में क्वेश्चन नहीं आया, तो इसलिए ये 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। वैसे तो कोई जरूरी नहीं है कि जो 2024 में आया हो वो 2025 में नहीं आ सकता, क्योंकि 7 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड के और 7 सेट उन्हें खुद नहीं पता होता कि कौन सी जिले में हमने कौन सा सेट भेजा था। तो ये उनके माइंड के साथ खेलने का एक तरीका है। ठीक है, आप ये ना सोचें कि जो 2023 में 2024 में आ गया वो 25 में नहीं आएगा, ठीक है, या जो 2023 में आ गया वो 2023 में 24 में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन छोटा है 2024 में, तो इस क्वेश्चन के बहुत सेट में 7 सेट है, 7 में से 2-3 सेट में या 5 सेट में इसके आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, किरचॉफ के नियम के, ठीक है, 2 नियम है इनके, बहुत ही आसान तरीके से हम इन्हें समझेंगे, आंसर लिखेंगे और हेडिंग डाल लेंगे। प्रथम नियम, इसे बोलते हैं संधि अथवा धारा का नियम भी। ठीक है, संधि बोलते हैं जोड़ को, ठीक है, जोड़ अथवा धारा का नियम। ठीक है, तो क्या है ये नियम, पहले नियम देखते हैं, फिर इसे समझाऊंगा प्रैक्टिकली तरीके से कि कैसा है, क्या करना है हमें, कैसे लिखना है। ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, इससे तो कुछ समझ नहीं आया, अर्थात सम्मिशन I बराबर 0। ठीक है, समस्त धाराओं का सम्मिशन आएगा, इसे बोलते हैं सम्मिशन। यह होता है बहुत सारी चीजों के योग के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीजों का जब योग हम लिखते हैं तो यहाँ पर धारा का योग लिख रहे हैं, बहुत सारी धाराओं का योग है हमारे पास, क्योंकि इसने कहा समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग की बात हो रही है, तो लिखेंगे हम सम्मिशन I बराबर 0, 0 होता है, इसने ये बात कही। ठीक है, अब हम इसे प्रैक्टिकली कैसे देखें कि देखो ये चित्र दिया इसने, क्या है ये I1 है, ये क्या है हमारे पास मेन बात, ये क्या है O, ये क्या है यहाँ संधि, संधि जोड़, या जहां पर ये मिल रही हैं सारी की सारी धाराएं वो है जोड़ यानी संधि। ठीक है, इसको बोलेंगे संधि। तो I1, ये I2, ये I3, ये I4, ये I5, 5 धाराएं हैं। ठीक है, ये बीच में O है, O पे ये मिल रही हैं सारी की सारी। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो I1 है और I5 है ये किधर की तरफ आ रही है, संधि की तरफ आ रही हैं। ठीक है, संधि की तरफ आ रही है, और ये I2, I3 और I4 संधि से दूर जा रही है, देखो ध्यान से। ठीक है, दूर जा रही है, तो इसने क्या कहा, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, चाहे संधि के पास आ रही हो चाहे संधि के दूर जा रही हो, उनका बीजगणितीय योग 0 होगा। लेकिन चिन्ह क्या होगा, जो संधि के पास आ रही है वो तो होगी प्लस में,
और जो संधि से दूर जा रही है वो किस में होगी, माइनस में। तो वही चीज हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, किरचॉफ के नियमानुसार I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 सॉरी I1 प्लस I5। एक तो I1 आ रही है और एक I5 आ रही है संधि के पास, तो I1 प्लस I5, फिर माइनस I2 ये संधि से दूर जा रही है, और I3 माइनस के ये भी संधि से दूर जा रही है, माइनस के I4 ये भी संधि से दूर जा रही है, बराबर क्या होता है, 0। यही तो कहा किरचॉफ ने, ठीक है। किरचॉफ ने क्या कहा कि समस्त धाराओं का जो बीजगणित योग है वो शून्य होता है, लेकिन जो दिशा है उसके अकॉर्डिंग तो हम चेंज करेंगे। जो पास आ रही है वो प्लस की, जो दूर जा रही है, दूर से हमें क्या मतलब है, दूर है यानी घट रही है, बाहर जा रही है तो बाहर जा रही है, तो माइनस हो रही है तो माइनस हो रही है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो I1 प्लस I5 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर 0, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम क्या करें, इसे I1 प्लस I5 बराबर, ये सारी उधर जाके माइनस की है, ये इधर जाके इधर माइनस की, उधर जाके कहें कि हो जाएंगे प्लस की, तो क्या हो जाएगा I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है। ये I2 उधर लेकर गए बराबर से तो प्लस की, ये I3 इधर लेकर गए ये भी प्लस की, I4 उधर लेकर गए ये भी प्लस की, ठीक है। तो क्या बन गया आपके पास फॉर्मूला, I1 प्लस I5 बराबर I2 प्लस I3 प्लस I4, क्लियर है। तो यही किरचॉफ का आपका प्रथम नियम है। आपको नंबर के अकॉर्डिंग देखना है कि कितने नंबर में पूछा गया है। एक नंबर में पूछा है तो यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है। 2 नंबर में पूछा या उससे ज्यादा नंबर में पूछा, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। 4 नंबर में पूछा तो आपको सारा करना पड़ेगा, दोनों नियम आपको लिखने पड़ेंगे किरचॉफ के विद डायग्राम, ठीक है। और डायग्राम सेकंड में कोई जरूरत नहीं है बनाने की, ठीक है। 4 नंबर में भी अगर आपके पास आ रहा, 3 नंबर में भी आ रहा, तब भी डायग्राम सेकंड में जरूरत नहीं है। सेकंड में सिर्फ आप उसका नियम लिखेंगे, क्योंकि वही ज्यादा बड़ा है, इतना टाइम होता नहीं किसी के पास, आप इसे ही लिखेंगे, इसे समझाएंगे अच्छे तरीके से प्रथम नियम को, और इसका चित्र भी आसान है तो सिंपल कम टाइम में आप बना लेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप नियम सेट कर सकते हैं, क्या, I1 प्लस I5 बराबर किसके, I2 प्लस I3 प्लस I4 के, ठीक है। तो ये I1 और I5 क्या है, संधि के पास आने वाली धाराएं हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, संधि के पास आने वाली, किसी संधि के पास आने वाली, ठीक है, समस्त धाराओं का योग, समस्त धाराओं का योग, इन दोनों का योग है। उस संधि से दूर जाने वाली, उस संधि से दूर कौन सी जा रही है, I2 I3 I4 से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि के पास आने वाली जो धाराएं हैं उनका योग, ठीक है, और संधि से दूर जाने वाली धाराएं हैं उनका योग किसके बराबर होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका पास प्रथम नियम, ठीक है, सिंपल भाषा में समझेंगे, सिंपल बात है, ठीक है। और आप इसे लिख भी सकते हैं। और जो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आ जाता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। ये क्या है, किसको व्यक्त करता है, आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, ठीक है, क्लियर है। या किस नियम पर आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है, इसे बोलते हैं वोल्टा अथवा पास का नियम। आप मेरी क्लास में सीखेंगे कि जो लिखा हुआ है बुक में या मॉडल में उसे समझते कैसे हैं, ठीक है, क्या मतलब है उसका, ठीक है, वैसे ही लिख लिया, रट लिया, उसका पता है नहीं कि ये है क्या चीज, कैसा बना है, क्या मतलब है इसका, तो आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसे सीखना है, तो क्या है, किसी पहले मैं इसे बताऊंगा क्या है, फिर उसे सीखेंगे कि कैसा आया है और कैसे आप इसे लिख सकते हैं और कैसे आप इसे याद रख सकते हैं। तो देखेंगे किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक, विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों की बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात सम्मिशन IR बराबर सम्मिशन E, ठीक है। E क्या है, वैसे तो कुछ समझ नहीं आया, अब E क्या है, विद्युत वाहक बल, I क्या है, धारा, R क्या है, प्रतिरोध, ठीक है, ये तो पता। सम्मिशन किस लिए लगा, क्योंकि समस्त के योग की बात हो रही है, मतलब समस्त धाराओं और R का गुणनफल है उसके योग की बात हो रही है। और सम्मिशन E यानी सम्मिशन E का मतलब क्या है कि समस्त विद्युत वाहक बलों का जो योग है उसकी बात हो रही है, ठीक है, सिंपल सी बात है।
अब देखते हैं हम ये कैसे आया, इससे हम कैसे इसे लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है इससे हम कैसे लिखेंगे, देखो डेफिनेशन क्या है, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के, किसी विद्युत परिपथ है कोई, उसके प्रत्येक बंद पास के, पास होते हैं दो, ऐसे चित्र में दिखाया गया, ठीक है। प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा, विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा, विभिन्न खंडों में बहुत सारे खंड हैं, उसकी विभिन्न खंडों में जो प्रवाहित होगी धारा आई, धारा को क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, तो सिंपल है, आई प्रवाहित होगी, ठीक है। एवं उसके संगत एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों, एवं उनके संगत प्रतिरोधों, अब प्रतिरोध भी है, प्रतिरोध कौन सा किससे प्रदर्शित करें, और इसने कहा के गुणनफलों, अब इनका गुणनफल है आई और आर का, समझ लो बात, ठीक है। एक बार और पढ़ेंगे, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा आई एवं उनके संगत प्रतिरोधों, संगत प्रतिरोध क्या है आर, के गुणनफलों, गुणनफलों का मतलब गुणा, ठीक है, का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग की बात हो रही है, बीजगणितीय योग यानी सम्मिश्रण लगा देंगे तो बीजगणितीय योग बन गया। उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बल, उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बल, समस्त की बात हो रही है, विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से, समस्त आ रहा है, योग है समस्त का, ठीक है, सम्मिश्रण लगा दिया, के बीजगणितीय योग के बराबर होती है, के बीजगणितीय योग के बराबर होती है, क्लियर। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, सम्मिश्रण, गुणा का मतलब ये गुणा ही तो है, आई आर बराबर सम्मिश्रण ई, यही है फॉर्मूला किसका, किरचॉफ का द्वितीय नियम, यही तो है। तो इसे आप समझेंगे, शब्दों के जाल को समझेंगे और इसे इसमें कन्वर्ट करेंगे और इसे डेफिनेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, फेराडे के नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फेराडे के भी दो नियम है, इन नियम को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझेंगे, ठीक है, खुद भी लिख सकते हैं, अगर जो मैं बता रहा हूं आप उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, 2017, 2018, 2020, 2022 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी 24 में छूटा है, तो इसके आने की उम्मीद बहुत ही ज्यादा है, 99% है, 100% है, तो आप इस नियम को भी बहुत अच्छे तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है फेराडे का प्रथम नियम लिखेंगे, जब किसी परिपथ से बद्धचुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है जब तक कि परिपथ से बद्धचुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। सिंपल सी बात, जब किसी परिपथ से बद्धचुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है पहले ये समझेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के जो माप है उसे बोलते हैं हम चुंबकीय फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स, विद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप है उसे बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। दोनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है, यही करा दी दोनों, ठीक है। क्या चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं की जो संख्या है उन्हें बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स, विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है उनकी जो माप होगी उसे बोलेंगे विद्युत फ्लक्स, ठीक है। क्लियर है दोनों फ्लक्स। अब चलते हैं, क्या करना हमें, हमें बताना चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है वैसे। तो एक सिंपल सी बात है, एक चुंबक देखेंगे हम, मान लेते हैं हम ये चुंबक है, सिंपल भाषा में समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, SN, ठीक है। और ये मान लिया एक कुंडली या परिपथ है कोई, ठीक है, जिसमें एक धारा मापी भी लगा हुआ है। धारा मापी का क्या काम होता है, जो धारा को मापन करता है, ये धारा मापी है मान लिया लगा हुआ, ठीक है। इसमें एक सुई होते हैं, यहाँ सारे धारा का मापन होता है, ठीक है। सिंपल है, ये प्रैक्टिकल आप करा होगा शायद आपने, देख सकते हैं लैब में जाकर। तो ये मान लिया हमने चुंबक है, ये क्या है, चुंबक है, ये परिपथ या एक कुंडली है। तो इसने क्या काम करा फेराडे ने, अब पहले सीखो कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। अब मान लिया ये क्या है, चुंबक है, अब इससे बल रेखाएं निकल रही है, बल रेखाएं निकल रही है ऐसे, सिंपल सी बात है, बल रेखाएं, ठीक है, इसकी बल रेखाएं है ऐसे, ठीक है। ये परिपथ है, ये क्या है, परिपथ है या कुंडली है कोई, मान लिया एग्जांपल के तौर पे हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही समझाने के लिए समझेंगे, इस चीज को समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब इसने क्या काम करा, ये चुंबक को इस साइड लेके गया, इस परिपथ के पास लेके गया या इस कुंडली के पास लेके गया, तो इसने देखा कि ये जो धारा है इसमें परिवर्तन हुआ, मतलब धारा शून्य नहीं रही। पहले क्या है, मान लिया हमने परिपथ बना लिया है, धारा मापी उसमें लगा ली,
है तो उसमें क्या होगा, धारा शून्य होगी। लेकिन ये जब चुंबक को इसके पास लेकर जाता है तो ये देखता है कि धारा शून्य नहीं है, धारा के मान में परिवर्तन हुआ, यानी इसमें विक्षेप हुआ, यानी विक्षेप का मतलब हिली ये सुई, ठीक है, सिंपल सी बात है, हिली तो इसका मतलब धारा उत्पन्न हुई। तो ये क्या करता रहा, तो इसने इसके पास लाकर इसे रख दिया, तो तब इसने देखा तब भी धारा जीरो हो गई, तब भी धारा जीरो हो गई। और जब ये इसे उठाकर फिर दूर चला तब फिर धारा ये शून्य, ये जो सुई है ये हिली, यानी फिर धारा उत्पन्न हुई। तो ये ऐसे ही करता रहा, पास लाता रहा, दूर ले जाता रहा, पास लाता रहा, दूर ले जाता रहा, ठीक है। तो धारा उत्पन्न होती गई, धारा उत्पन्न हो रही। धारा कब उत्पन्न होगी, धारा उत्पन्न हो रही और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, धारा उत्पन्न हो रही और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। सिंपल सी बात समझेंगे, धारा उत्पन्न होगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम, अब समझेंगे। चुंबक को पास लेकर आया तो क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं कम ज्यादा होंगी, सीधी सी बात है, चुंबकीय बल रेखाएं कब ज्यादा होंगी, जब ये पास होगी चुंबक, ठीक है, इसके पास आई तो चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन हुआ, ये ज्यादा हुई। और जब दूर लेके जाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन हुआ, ये क्या होंगी, कम होंगी। तो क्या हो रहा है, और जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं समझने की बात है, समझेंगे। बल रेखाएं जो हैं इनकी जो संख्या है इन्हें क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, इसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। अब देखो एक चीज इंटरेस्टिंग, हम इसे पास लेकर आ रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ रही हैं, ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ रही हैं तो इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इनकी संख्या चुंबकीय बल रेखाओं की। अब ये बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं हैं चुंबक, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबक की बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं बोली जाएंगी, और इनकी जो संख्या है इसे चुंबकीय फ्लक्स बोला जाएगा। ये तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम इसे पास लेकर आए तो चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ रही हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि पहले कम थी अब बढ़ रही हैं। अब हम इसे दूर लेकर जाएंगे चुंबक को तो क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं घटेंगी, और जब घटेंगी तब भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में बढ़ोतरी होगी और घटेंगी, यानी चुंबकीय बल रेखाएं कम होंगी तब भी धारा उत्पन्न होगी, ज्यादा होंगी तब भी धारा उत्पन्न होगी। अगर हम इसे स्थिर रख दिया जा, इसे स्थिर रख दें चुंबक को, ना हिलाए डुलाएं, तो धारा उत्पन्न नहीं होगी, ना कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, विद्युत वाहक बल कुछ नहीं उत्पन्न होने का, कोई धारा उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तो कब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, कब तक धारा उत्पन्न होगी, जब तक कि चुंबकीय बल रेखाएं कम ज्यादा होती रहेंगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में कब परिवर्तन होगा, जब चुंबकीय बल रेखाएं कम ज्यादा होंगी। हिलाए, कभी चुंबक को पास लेकर आएंगे, कभी दूर, कभी पास, कभी दूर। तो समझ में आ गया। अब समझेंगे इससे क्या है कहना चाह रहा है। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, समझेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कब होगा, जब चुंबक को पास लाएंगे, दूर लाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो मैंने बताया एक धारा उत्पन्न होगी, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है, धारा उत्पन्न होगी। तो जब हम इसके मान में परिवर्तन करेंगे, इसके मान में परिवर्तन कब होगा, जब चुंबक को ऐसे ऐसे लाते रहेंगे हम आगे पीछे, तो चुंबकीय बल रेखाएं कम ज्यादा होंगी, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, धारा उत्पन्न होगी। सिंपल सी बात है। तो यही इसने कह रहा, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल आसान सा है बिल्कुल, यह प्रेरित विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है, केवल तभी तक प्रेरित होगा, कब तक, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और जब कब तक परिवर्तित होगा, जब तक इसके मान में परिवर्तन होता रहेगा, और जब इसके मान में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, कोई धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो ये क्या है, आपके पास प्रथम नियम है फैराडे का। आप इसे खुद भी लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, अगर आपने ये समझ लिया हो तो बिना रटे आप लिख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, आशा है समझ में आया होगा आपके, ठीक है। तो समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, बढ़ते हैं फिर अगले नियम की तरफ। तो देखेंगे दोस्तों अगला नियम क्या है हमारे पास, द्वितीय नियम। किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। देखो कुछ इसमें बुक में आपको मॉडल्स में क्या लिखा हुआ मिलेगा, लेंज का नियम, उसे ही बना देते हैं द्वितीय नियम। वो भी ठीक है, मतलब यही है, लेकिन रियल नियम ये है इसका, ठीक है, मतलब एक ही है। तो ऐसे, लेकिन इसे
आप इसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कुछ नहीं है इसमें, मैं समझा रहा हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में से आराम से लिख सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, हमने बताया पहले रेखाएं उत्पन्न होंगी, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसने क्या कहा, प्रथम नियम क्या था हमारे पास कि जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा तब तक कि क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। अब जब किस पे डिपेंड होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान पर डिपेंड होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जितना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा उतना ज्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, इसका जो परिवर्तन है वो किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के परिवर्तन के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, यही द्वितीय नियम है। अब देखो, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, जितना मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसका परिमाण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो किसके बराबर होगा, जितना चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा उसके बराबर होगा। ये द्वितीय नियम है, सिंपल बात है। तो क्या लिख सकते हैं आप, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है वो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होगा या होता है। ये द्वितीय नियम है फैराडे का, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझ लेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, और कुछ समझ में ना आया तो कमेंट करके मुझे बताएंगे। करते हैं अगला नियम। चलिए दोस्तों देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारे पास गॉस का नियम अथवा परमेय। गॉस का नियम भी सही बोलते हैं, परमेय भी सही बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी तो ये अलग सा आ जाता है और कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है उसमें ऐड होकर दिया जाता है। हर साल आता है, ऐसा कोई साल नहीं, कोई सा सेट नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आता। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए 2025 के लिए। 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 और 2024 के कई सेटों में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपके पास 2024 का पेपर है और आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो आप ये ना सोचे कि यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ नहीं है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। तो आप अनसोल्ड पेपर से जाकर मैच कर सकते हैं, या मैं बता रहा हूं विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो है क्वेश्चंस अलग से भी आया हुआ मिलेगा और ये लॉन्ग क्वेश्चंस में ऐड होकर आया हुआ मिलेगा। इसमें बोलेगा कि गॉस का नियम या प्रमेय क्या है, इसकी सहायता से ये कीजिए, ये कीजिए, ये सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो मैंने करा भी रखे हैं क्वेश्चंस, आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में मैंने समझाए हैं, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, देखेंगे, आंसर में लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई। इसका मतलब क्या है, फाई ई लिख दिया हमने। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन 0 गुणा होता है। गुणा मतलब गुणा का चिन्ह, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं अब हम इसे, फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन 0, इसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन 0, ठीक है, या कुछ भी बोल देते हैं, नोट वोट कुछ भी बोल दो, तो ये तो याद रखने का एक तरीका है। एप्सिलॉन 0 फाई ई बराबर Q गुणा 1/एप्सिलॉन 0, इसकी Q की 1 में करेंगे तो Q/एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो फाई ई बराबर क्या होगा, Q/एप्सिलॉन 0। तो आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। तो अर्थात फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन 0, यही क्या है, गॉस का नियम है, गॉस की प्रमेय है, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है, ठीक है। तो हम रिवीजन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, आशा है आपको समझ आ रहा होगा जो मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नियम क्या है हमारे पास, एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिए भाई, ये भी अलग से पूछा गया था, अब की बार 24 में आया था अलग से, ठीक है, अलग से भी पूछा गया था ये, और न्यूमेरिकल से जो बड़े क्वेश्चन पूछता है इसके, ठीक है। एम्पियर के परिपथीय नियम पर आधारित 2 बड़े क्वेश्चन है, में हर साल लगभग रिपीट किए जाते हैं। तो उनमें सबसे पहले दिया जाता है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, इसकी सहायता से ये कीजिए, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, इसलिए आधे नंबर तो आपको ये दिला देगा लॉन्ग क्वेश्चन में। मान लिया 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको इसके मिल गए, 3 नंबर बचे, उन्हें आप थोड़ा बहुत वैसा भी कर सकते हैं। तो इसलिए नियम याद रहने बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये अलग भी मेन है और इसके साथ भी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ भी ऐड होकर आता है, तो इसलिए मेन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप करेंगे, आंसर लिखेंगे, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकल परिपथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू जीरो गुना होता है, इसे बोलते हैं म्यू 0 गुना होता है। अर्थात ये याद रखेंगे, बी वेक्टर समाकलन, ये क्या है, समाकलन का चिन्ह है भाई, समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर होता है म्यू 0 I।
क्योंकि ये किसके बराबर होता है, रेखीय समाकलन ये होता है। ये किसके बराबर होगा, आई का म्यू जीरो गुणा बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे, आई म्यू जीरो की गुणा करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, म्यू जीरो आई। समझ के, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। और एक नियम आप खुद करेंगे, आप एक नियम खुद करेंगे जिसे बोलते हैं बायो सेवर्ट नियम, और इस पर आधारित प्रश्न भी आते हैं। तो आप इस नियम को खुद करेंगे और पढ़ेंगे। कुछ प्रॉब्लम होगी तो मेरे पास कमेंट करके आप इसे बताएंगे। तो ये जो नियम मैंने कराए मोस्ट इंपोर्टेंट 5 नियम, आप इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।